हेलो स्टूडेंट। तो नीट का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे 2025 का केमिस्ट्री का, उसका लास्ट पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। 84 ये कह रहा है गिवन स्टेटमेंट 1 इज लेवल्ड असर्शन एंड रीजन। असर्शन कह रहा है कि दिस इज अंडरगो द एसेंटिव मैकेनिज्म, क्योंकि प्राइमरी है तो एसेंटिव मैकेनिज्म जाएगा। एसेंटिव मैकेनिज्म रिएक्शन फास्टर देन दिस, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, तो ये आसानी से जाएगा। तो ये लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो ये बात सही है बिल्कुल। अब ये कह रहा है आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट्स साइज इज लार्जर, तो ये बिल्कुल सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट चूज द बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका आंसर हो गया। 85 में कह रहा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम आयन। बेरियम आयन की हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है कि वो बेरियम आयन का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम आयन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन आपको दे रखा है, इतना है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेरियम सल्फेट आपको दे रखा है, इतना है। ठीक है, तो ये एक टफ क्वेश्चन में आएगा। एक ऑर्गेनिक का टफ आया, एक ये वाला टफ आया और एक सॉल्ट का जो नया कोर्स में ऐड हुआ है एक वो टफ आया। 3 क्वेश्चन टफ आए हैं। तो इसमें कह रहा है कि बेरियम आयन का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है, ठीक है, और हमें सल्फेट का दे रखा है और क्रिस्टलाइजेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर बता दे रहे हैं हम कि हमें निकालना क्या है। बेरियम आयन का, ये बेरियम सॉलिड होता है, इससे बेरियम एक्वस फॉर्म +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमें निकालना है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम +2 है, ये हमें बनाना है। तो बेरियम नेचुरली बेरियम सॉलिड फॉर्म में होता है और इससे हमें ये एक्वस बनाना है, इसका हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। अब दिया क्या क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन। तो सल्फेट किससे बनेगा, एस, जो कि नॉर्मली सल्फर सॉलिड होता है, प्लस O2, 2O2। ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस होती है, और ये दोनों मिलकर के आपका क्या बनाएंगे, सल्फेट आयन बनाएंगे, SO4 2-, जो कि आपका एक्वस फॉर्म में बनेगा। इसकी हीट मान लो ΔH1 है, ठीक है। अब दूसरा क्या दे रखा है आपको, दूसरा आपको दे रखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट किससे बनेगा, तो बेरियम आयन क्रिस्टलाइजेशन कह रहा है, तो यानी कि एक्वस फॉर्म से आपका क्या बनना है, सॉलिड बनना है। ये सल्फेट है एक्वस, और इससे आपका BaSO4 सॉलिड बन गया, और इसके लिए ΔH2 है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब तीसरा कह रहा है कि हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर आपको दे रहा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेरियम सल्फेट का इतना है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब बेरियम सल्फेट के बनाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन होता है एक्वस से सॉलिड का बनना, और बेरियम सल्फेट का बनना का मतलब होता है उसके नेचुरल अकरिंग एलिमेंट से बेरियम सल्फेट का बनना। तो यहाँ पर आपका बेरियम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सल्फर भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तीनों मिलकर के आपका बनाएंगे BaSO4 सॉलिड। BaSO4 सॉलिड बना रहे हैं, ये आपको दे रखा है। तो मान लो ये कितना है, ΔH3। अब आपको चाहिए क्या, बेरियम आयन एक्वस चाहिए, और ये हमें चाहिए, यानी कि ये हमें राइट हैंड साइड में पहुंचाना है। तो हम इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है साइन बदल देंगे, तो यहाँ प्लस है या माइनस कर देंगे। तो मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, रेड से। तो यहाँ मैंने माइनस कर दिया,
यहाँ मैंने माइनस कर दिया, यहाँ मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब तो जिससे क्या होगा, बेरियम राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा, हमें यही चाहिए था। अब इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हमें ओवरऑल बेरियम चाहिए, बाकी सब कट जाना चाहिए। तो ऑक्सीजन इधर भी ये आ रहा है और ऑक्सीजन इसमें भी इधर आ रहा है, ये तो कटेगा नहीं, यानी इसको हमें राइट हैंड साइड पहुंचाना है, ठीक है, क्योंकि हमें बेरियम सॉलिड इधर चाहिए। बेरियम सॉलिड इसमें भी इधर है, पर हमें बेरियम सॉलिड से क्या चाहिए, बेरियम एक्वस। तो इसलिए ये इधर ही रहना है और ये राइट हैंड साइड जाना है, तो ऑक्सीजन भी कटनी चाहिए, तो इसको हम राइट हैंड साइड पहुंचाएंगे, यानी इसको भी माइनस कर देंगे। तो ये माइनस और ये माइनस, यानी कि डेल्टा H1 को घटाना है, डेल्टा H2 को घटाना है और डेल्टा H3 से घटाना है, तो ओवरऑल रिएक्शन निकल आएगी। तो देखते हैं, जब सेम साइड के साइन कट जाते हैं, देखिए ये सल्फेट है, अब ये माइनस का है और ये भी सल्फेट है, माइनस का है, ठीक है ना, लेकिन अपोजिट साइड है, ठीक है ना। सेम साइड प्लस माइनस कटते हैं, अपोजिट साइड सेम साइड कटते हैं, तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, सेम साइड के अपोजिट साइन कटते हैं, ठीक है ना, और अपोजिट साइड के सेम साइन कटते हैं, तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। अब ये सेम साइड के अपोजिट साइन कटते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे, तो ओवरऑल क्या बचेगा, ये आपका माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी आपका कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, आपका बच गया, फिर से हम कर ले रहे हैं ब्लैक, आपका बच गया कि बेरियम सॉलिड से क्या बन गया, ये माइनस में है तो इक्वल टू के इधर जाएगा, तो बेरियम एक्वस ये बन गया, और इसके लिए डेल्टा H, तो डेल्टा H कितना निकल आया, डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, ठीक है ना। डेल्टा H इन दोनों को घटाया हमने, तो डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, तो डेल्टा H3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यानी कि इसके फॉर्मेशन की, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है माइनस के 349, तो माइनस 349 माइनस, अब दूसरा क्या दे रखा है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन, तो ये आपका डेल्टा H1 है, ये कितना है माइनस के 216 माइनस ये आपका कितना दे रखा है, ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है माइनस के 4.5 किलो कैलोरी, तो माइनस के 4.5, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल आ जाएगा माइनस के 349 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये भी हो गया प्लस 216 प्लस 4.5, तो ये 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो गया, तो ये आपका आ गया माइनस के 349 प्लस के 220.5, इसको इसमें से घटा देंगे, तो हम रफ कर ले रहे हैं इधर साइड में, माइनस के 349 में से 220.5 इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, तो ये 0.5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1, तो ये माइनस का 128.5, तो ये आपका आंसर आ गया 128.5। तो ये एक टफ कैटेगरी में क्वेश्चन था, एक ऑर्गेनिक का थोड़ा डाउटिंग था, ठीक है। तो अब टोटल नेक्स्ट करते हैं, total number of possible isomers both structural as well as stereoisomers of cyclic ether of molecular formula C4H8O, ठीक है। केवल और केवल उसने साइक्लिक पूछा है, ठीक है, साइक्लिक ईथर की, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3
4, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी 1 2 यहाँ पर 3, ठीक है ना, और ये 4, ये पॉसिबिलिटी है। तीसरी 1 2 3 4, ये पॉसिबिलिटी है। 3 हो गए, 4। इसके बाद 1 2 3 4, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4, ये पॉसिबिलिटी है। तो 5 तो आपको सीधे दिख गई, 1 2 3 4 5। और क्या पॉसिबिलिटी है? और पॉसिबिलिटी ये है कि 1 2 3, और यहाँ पर हम 2 कार्बन की चेन लगा दें साइड में, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 तो ये आपको सीधे दिखे, लेकिन उसने कहा है स्टीरियो भी। तो स्टीरियो के लिए कायरल कार्बन एटम का होना जरूरी है, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तो इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, और यहाँ पर आपका H, तो एक तो ये स्टीरियो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर ये सेम है, यहाँ पर स्टीरियो सेंटर, एक ये स्टीरियो सेंटर हो जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ पर एक ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो एक तो कायरल कार्बन ये हो गया, एक कायरल कार्बन ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक ये अलग, ये अलग, तो एक स्टीरियो कायरल कार्बन ये हो जाएगा। 4 डिफरेंट ग्रुप लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर और बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके आंसर हो जाएंगे 10, ठीक है। ये 6 हो गए, 6 और 4 10, तो ये आपको 10 आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। तो डायपोल मूवमेंट एक तो होता है चार्ज, डायपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना। इन दोनों के मल्टीप्लाई को डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये आपको पता है कि डायपोल मूवमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। अब ये एंगल पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जैसे कि H2 है, ये H2 है, यहाँ पर 2 लॉन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पर 4 डिफरेंट एटम लगे हुए हैं, और यहाँ पर अमोनिया है, ये 3 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर एक लॉन पेयर। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द लॉन पेयर। तो ये तो हो गया बॉन्ड डायपोल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये तीनों जुड़ेंगे और बॉन्ड डायपोल टुवर्ड्स द लॉन पेयर हो जाएगी। तो इस टाइप से इन तीनों का रिजल्टेंट जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डायपोल मूवमेंट इन दोनों का भी जुड़ जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस के मल्टीप्लाई को डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पहले से कैलकुलेट करोगे इसको, तो कि म्यू रिजल्टेंट क्या होता है। म्यू रिजल्टेंट आपका आता है, जैसे कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये मिल रहे हैं प्लस दिस, तो म्यू रिजल्टेंट होता है μ1 प्लस μ2 प्लस μ3। यहाँ पर ये तो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, तो कुछ हमें चीज़ याद होनी चाहिए। तो ये आपका अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाता है अमोनिया के लिए कि μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस μ3 का स्क्वायर प्लस μ1 μ2 cos थीटा वगैरह, इन सब को जोड़ के निकालेंगे, या फिर इन तीनों का रिजल्टेंट निकलेंगे, वो इधर की तरफ, ये इधर की तरफ। तो इसके लिए सीधे सीधे आप सिंपल इनको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की में डिफरेंस आता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो इसका डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम अमोनिया का होता है। और CH Cl3 कार्बन
और इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होता है कार्बन और क्लोरीन का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है CH Cl3, ये Cl इधर इधर इधर, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। तो अगर हम इसमें डाइपोल मोमेंट देखें तो एक इधर है, एक इधर है और दूसरा इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दो का रिजल्टेंट इधर आएगा, एक का इसमें से घटेगा, तो ये ओवरऑल घटता है, तो इसका तो सबसे कम आता है। और H2O और अमोनिया में ऐसे याद रखेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो आप सीधे याद रखेंगे कि वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम अमोनिया का, उससे कम क्लोरोफॉर्म का। तो ये बात बिल्कुल सही है डाइपोल मोमेंट की। अब XCF4, XCO3 और XCF2 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। XCF4 में आपको पता है कि 4 मोनोवेलेंट एटम से जुड़ा हुआ है XCF4। इस पर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं, क्योंकि 8th ग्रुप का है। इसमें से 4 बॉन्ड बना रहे हैं, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर फ्लोरीन से। तो यहाँ पर 2 लोन पेयर बच गए, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने बच गए? 2 लोन पेयर बच गए। XCO3 में क्या हो रहा है? XCO3 है ना, तो एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर बचा? एक लोन पेयर बचा। और XCF2 में कितना है? XCF2 तो मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप अगर एक F को इधर जोड़ देते हो, एक F को इधर जोड़ देते हो, तो कितने लोन पेयर बचे? एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। तो यानी सबसे ज़्यादा लोन पेयर इसमें है, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें है। तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। ये कह रहा है OH, CH और NO। तो NO पर तो क्या होता है? लोन पेयर होता है, और इसमें भी लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो इधर से इधर जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो कार्बन इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी सबसे ज़्यादा होगी, इससे कम इसकी, फिर इसकी। तो इसलिए एक ऑप्शन गलत हो गया। अब बॉन्ड एंथैल्पी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये बात सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा A एंड D। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही था, क्योंकि ये सीधे अगर किसी ने डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन किए हैं तो ये सीधे याद रहता है कि वाटर का डाइपोल मोमेंट अमोनिया से ज़्यादा होता है और अमोनिया का क्लोरोफॉर्म से ज़्यादा होता है। ये सीधे याद वाली बात है। ये हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया, ये हमने दिखा दिया कि इसमें लोन पे रिपेल करते हैं तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है, उससे कम होती है CH की, और उससे कम होती है OH की। और यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से सबसे ज़्यादा, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा A एंड D। अब हम बात करते हैं 87 की। 87 हो चुका है। 88 में कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है N2 और O2 मिलकर के, कैन बी ऑब्टेन। डेल्टा H आपका क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, तो ये बात सही है। लो टेम्परेचर, तो ये बात तो गलत हो गई। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ N2, अगर ये बढ़ा देंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो ये बात सही है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ O2, तो ये भी बात सही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो लीच चैटलियर प्रिंसिपल से आया है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, ये आपका 4th हो गया आपका आंसर। 89 में क्या कह रहा है? 89 में कह रहा है कि रेट कांस्टेंट टू द रिएक्शन, ये दे रखा है और ये पर सेकेंड है। तो रेट कांस्टेंट की ऑर्डर ऑफ, इससे हमें ऑर्डर पता पड़ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के की यूनिट को देख करके हम निकालते हैं मोलरिटी की पावर। अगर हमें ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो के
मोलरिटी की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ऐसे निकालते हैं ऑर्डर, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो मोलरिटी की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यानी कि अगर हम n बराबर कितना रखते हैं, n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तब मोलरिटी की पावर 0 आएगा सेकेंड इनवर्स, यानी कि सेकेंड इनवर्स, क्योंकि यूनिट क्या आ गई सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट आपको इतना दे रखा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर इतने मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इतना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो K इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K होता है, K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ये होता है। तो A इनिशियल कंसंट्रेशन है जो कि आपको दे रखी है 7.2 और आपको फाइनल कंसंट्रेशन आपको ये दे रखी है, K की वैल्यू उसमें दे रखी है, K आपको 0.03 दे रखा है, तो आपको T निकालना है। तो यहाँ से हमारा T आ जाएगा T इक्वल टू 2.303 अपॉन K, इसको हम लिख सकते हैं T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। इस वैल्यू को यहाँ लगाएंगे तो K की वैल्यू हमारी कितनी है 0.03 लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। A कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 7.2, A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.9, तो 0.9 को हम कट कर देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो ये आपका 8 बार कट जाएगा। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.03, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू 3 लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.03। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना, लॉग 2 का और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.693 आता है, तो आप लिख सकते हैं 0.693 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.03, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर मैं एक जीरो और लगा दूँ तो 3 से पहले डेसिमल यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 10 बार। 10 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ गया 69.3, ये आपका आंसर आ गया 69.3। इजी, एकदम सिंपल। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग टू द लेसिंगनी टेस्ट। तो लेसिंगनी टेस्ट नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन के लिए होता है। तो यहाँ पर ये सल्फर है, ये हैलोजन है और ये नाइट्रोजन है, तो इन तीनों के लिए लेसिंगनी टेस्ट होगा और इसके लिए नहीं होगा। तो ये कह रहा है नॉट बिलोंग टू, तो आंसर हो जाएगा 4। तो आपने देखा ये पेपर में कितने क्वेश्चन टफ थे, एक थर्मोडायनेमिक्स का टफ था और एक थोड़ा सा पहले से नॉलेज वाला ये डायपोल मूवमेंट का था 2, और आपका एक ऑर्गेनिक का ये 3, और ये एक बिल्कुल शुरुआत में जो हमने किया था ये वाला। चार क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े से टफ थे और एक जिसके आंसर 2 थे। तो यानी कि 40 क्वेश्चन एकदम सिंपल आए हैं एनसीईआरटी से। चलो, तो पेपर आपका सॉल्व हो गया। आप लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री का पेपर कितना सिंपल आया था, जस्ट एनसीईआरटी बेस्ड आया था। और अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप 9th 10th
या 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 9th-10th की वीडियो इस पर डालेंगे। चलो।